अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है। हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादियों से राब्ते भी इस्तवार कर लिए गए हैं और वजीर आजम ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। अभी से कुछ देर कबल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरदरान से उनके घर मुलाकात की है और इस मुलाकात में काफ लीग को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने के लिए कायल करने की कोशिश की गई है और साथ ही कल ही शहबाज शरीफ साहब MQM से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए इतला दे रहे हैं कि काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का साथ देने से इनकार कर दिया है। काफ लीग को कायल करने की अपोजिशन की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे कबल भी हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी बरदरान को कायल करने की कोशिश करते रहे। माजी में हमने देखा कि यही चौधरी बरदरान हुकूमत से सख्त नाला भी रहे। हमारे ही प्रोग्राम में चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जरदारी साहब बंदा एक अपना जो बिठाते ना खड़ा रखते तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाना था। जरदारी साहब को मैंने कहा जी मेहरबानी करें, ये सारा काम हो गया है, इसमें सबकी भलाई है, तो वो फिर मान गए। शिकवों के बावजूद मगर जब चौधरी परवेज इलाही से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पूछा गया तो उनका जवाब बड़ा दो टोक था। मुलाहिजा कीजिए। हमारी तरफ से इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं किसी जगह पे भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और आज एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। इत्तेहादियों को तहरीक अदम एतमाद पर कायल करने के लिए 2 दिन कबल शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क दिया था, क्योंकि अपोजिशन की सियासत हो या फिर हुकूमत की तवालत काफ लीग के बगैर आगे नहीं बढ़ रही। काफ लीग की 5 सीटें और MQM की 7 सीटें डिसर्निंग फैक्टर बन सकती हैं। और यही नहीं, मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस मुलाकात के हवाले से जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को अबूरी वजीर आजम बनने की पेशकश की। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को पेशकश की कि अगर वो खुद अबूरी वजीर आजम बनना चाहें तो पीपल्स पार्टी उनकी खुलकर हमायत करेगी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ा इख्तलाफ अभी अबूरी सेटअप और आम इंतखाबात के हवाले से है। नून लीग इन हाउस तब्दीली की सूरत आम इंतखाबात चाहती है, फौरी इंतखाबात चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी साल पूरा करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग नून के अभी से थोड़ी देर कबल होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो खबरें सामने आ रही हैं आपको बताए चलते हैं। ये नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने अब से थोड़ी देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शहबाज शरीफ को राब्तों का टास्क दिया है और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब को भी जल्द अज जल्द PDM का इजलास बुलाने का कह दिया गया है। साथ ही उनका यह कहना था कि नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मजीद फैसला दिया है कि इस हुकूमत को एक दिन की भी मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को एक दिन भी नहीं दिया जाएगा। साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत के खात्मे के लिए आईनी, जमहूरी और पार्लिमानी इक़दाम करने का फैसला हुआ है। साथ उनका यह भी कहना था कि हलीफ जमातों को भी हुकूमत के खिलाफ अवाम की नफरत की तपिश महसूस होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे, क्या वाकई ऐसा ही है और क्या एक बार फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद किया जा सकता है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन से अहम तरीन फैसले किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब ये अहम तरीन डेवलपमेंट कि हिज़्ब इख्तिलाफ पूरी इकट्ठी हो गई है, जो डिस्ट्रस्ट था वो ज़ायल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको पुर कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ पहले भी इकट्ठी थी, ये मुलाकातें होती हैं, इसमें रीअफर्म किया जाता है जो आपकी कमिटमेंट है और तबादला ख्याल होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आला सतह पे मुलाकात हुई है PMLN और पीपल्स पार्टी की। आप तो ट्रस्ट ही नहीं करते एतमाद। आप तो कह रहे थे सर अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, मेरे पास बैठे हुए कह रहे थे कि ये तो कौन आइन के खिलाफ जाते हैं, ये तो डीलें करते हैं, हम इन पे एतमाद नहीं करते। अपनी जगह पर है, ये मुलाकात से ही बातें दूर होती हैं। तो बेसिकली आप पीपल्स पार्टी को से कम नफरत और तहरीक इंसाफ से ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत किसी से नहीं है, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त दुश्मनी भी नहीं, सियासत दुश्मनी नहीं होती। हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी और हम पहले भी 4 साल गुजर गए, पहले भी इकट्ठे थे, पहले भी इकट्ठे थे, आज भी हैं। और मगर PDM के अंदर पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया था, वहाँ पर रास्ते अलग हैं, वो अलग तरीके से अपोजिशन कर रहे हैं, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। सर मैं वो अपनी 56 सीटों के साथ जब आपको कल यकीन था इस बात पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं, तो आज उनकी 56 सीटें जो हैं वो गारंटी दे रही हैं आपको कि डील नहीं है, अब क्लीन हो गए हैं? 56 सीटों से डील नहीं होती, डील की बात नहीं होती, यहाँ अदम एतमाद की बात है, अपोजिशन के इकट्ठे होने की बात है, नंबरों की बात है, नंबरों की बात है। आपके सामने जब वोटिंग हुई है, निकाल लूं तो पीछे आप कैसे लाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? मैं यही कह रहा हूँ ना, तो अगर ये डील करने वाले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकती है ना, हम कर सकते हैं। बिल्कुल, इकट्ठे कुछ हो सकता है, इकट्ठे भी वैसे नहीं हो सकता अनलेस कुछ इत्तेहादी हाथ लगे या कुछ। मकसद भी एक है
कि इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाई जाए। तो डे वन से ये मकसद डे वन से इकट्ठे हैं। मगर बीच में कहीं बकौल आपके पीपल्स पार्टी डील करना शुरू हो गई? नहीं, मैंने कभी डील की बात नहीं की। मैंने कहा कि जो कुछ हुआ सेनेट के अंदर, उसने कोई एतमाद नहीं दिया कि अगर सेनेट के अंदर पहले 64 से हम 49 पे आ गए, 15 लोग चले गए, उसके बाद जब चेयरमैन सेनेट की बात हुई, वहाँ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उससे एतमाद टूटता है। सर खुल के मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और आप लोगों ने डील के इशारे किए, मैं चलाऊंगी वक्त का ज़िया है, मगर आप लोगों ने किए बिल्कुल डील या तो आपके कल आपको बस महसूस हो रहा था और गलत था। इशारे होते हैं, ये सियासत है। आज कोई ऐसी डील नहीं करी आपके साथ? आपसे सुन ले सर सवाल, आपके साथ मुखलिस है पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस लाने? जी, मैं जब तक वो कुछ उस एतमाद को तोड़ते नहीं है तो मैं मुखलिस ही समझूंगा। अगर फिर एतमाद को नहीं तोड़ते? अगर फिर एतमाद को नहीं तोड़ते, मैं तो हर एक की बात में यकीन करना चाहता हूं। अगर बार बार एक ही जगह से डसा जाए तो वो आप क्या कहते हैं? नहीं, डसने की बात नहीं है, ये अदम एतमाद है, अवाम के सामने है। पहले आपका एतमाद तोड़ा था ना, ये छुप नहीं सकता। सेनेट इलेक्शन में आपका पहले एतमाद तोड़ा था। ये अदम एतमाद है, जो अदम एतमाद में आप कौन सी गारंटी पे आप एतमाद करने को तैयार है? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ। गारंटी अवाम की गारंटी है। नहीं, अवाम की जो गारंटी तो जो आदमी इस वक्त जो जमात, ये आपका डिफैक्टो जवाब होता है जब जवाब ना हो। मैं जवाब यही है। नहीं सर, पीपल्स पार्टी ने आपका एतमाद तोड़ा, अब आपके पास क्या गारंटी है कि फिर नहीं तोड़ेंगे? गारंटी अवाम की है, जो अवाम का एतमाद तोड़ेगा उसको लोग तबाह कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM छोड़ी है, उसको नुकसान हुआ है उनको। अगर वो कल अदम एतमाद में कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनको लोग माफ़ नहीं करेंगे, ये बात है। तो आप इसीलिए एक बार फिर उन पे एतमाद करने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम हमेशा अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी रही है, पार्लियामान से बाहर नहीं रही। वो एक एतमाद में कमी आई थी, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये तो डे वन से कह रहे थे कि पार्लियामान में आके सियासत करते हैं, नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, आप नहीं मान रहे थे, तो अब क्या बदला है? हम मानते हैं जब कुछ आसार नजर आए कि लोग हैं, कहाँ पर अदम एतमाद करना है, इसलिए। सर वो आसार क्या थे, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको दिखा दूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आप क्या कहते थे उन आसार के बारे में? जी, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, दिखाइए प्लीज। अदम एतमाद बड़ी वाज़ेह बात है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता। तो जो आदमी इस मुल्क में अदम एतमाद की बात करता है, मेरी नज़र में वो सौदे की बात करता है। यानी कि पीपल्स पार्टी अगर कन्विंस्ड है कि अदम एतमाद पे आप लोग कामयाब हो सकते हैं तो वो सौदा करके ही हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। जी, अगर वो ये समझते हैं कि अदम एतमाद है तो अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं है। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। सर कौन? जी बिल्कुल, ये उस वक्त के हालात के बारे में बात की थी जब बैसाखियाँ बड़ी वाज़ेह नज़र आती थी। अब बैसाखियाँ वाज़ेह नहीं हैं, मौजूद हैं। मैं बिल्कुल हमेशा ये बात करता हूँ, जब वो हटेंगी तो अदम एतमाद हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सौदा अब नहीं हो रहा, वो कहती हैं जिनकी मदद से इन हाउस चेंज आता है वो मदद अब नहीं है इस हुकूमत के साथ। जी, हमारी कोशिश है कि इस नाकाम हुकूमत की कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी नाकामी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कुछ तो बदला है ना सर, कुछ तो बदला है। बदलेगा वो, ये नवंबर के शॉर्ट्स में आपको दिखा रही हूँ और आपके तो अगले पिछले। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन ये मरियम साहिबा का शॉर्ट ये नवंबर का है, फिर दिसंबर के शॉर्ट हटेंगी। आज हम फरवरी में खड़े हैं। बिल्कुल, ये एक दिन इशारा मिल गया आप लोगों को। जिस दिन बैसाखियाँ हटेंगी ये खत्म हो जाएगा। तो हट गई है ना जो आप कह रहे हैं, अब ला रहे हैं हम लोग। आज होगा वो दिन बैसाखियों के हटने का होगा। यानी कि आपको इशारा मिल गया कि बिस्मिल्लाह। हमें कोई इशारा सर, हम पिछले एक साल से इशारे की सियासत नहीं कर रहे। साहब आपको एक साल से हम इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं लाते। आप कह रहे हैं कि हम ला नहीं सकते जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है। इशारों की सियासत में नहीं हूँ, मैं आइन की सियासत में हूँ। इस मुल्क में गैर आइनी जो मुदाखलत है, मेरी बात सुन ले, जो गैर आइनी मुदाखलत है जब वो खत्म होगी तो अदम एतमाद हो जाएगा। ये आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मगर आप लोगों के नंबर वही हैं, सूरत हाल वही है। मेरा मतलब है कुछ तो बदला है, या तो इशारा हुआ है, क्योंकि कल तक आप इन्हीं नंबरों के साथ कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते इन हाउस चेंज ना अदम एतमाद। मेजॉरिटी होते हुए भी आप लोगों को मुंह की खाना पड़ गई सेनेट चेयरमैन के अंदर, आपने देखा राइट? क्या बदला है वो आपको नजर आएगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस दिन मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत बदल जाएगी, बदल गई है। आप ये आज मुझे खबर दें कि बदल गई है। मैं आपको खबर नहीं दे सकता। तो फिर आप ये वो काम आपको नजर आएगा ना, आपको नजर आएगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं। सर मुझे ये नजर आ रहा है कि कल तक नॉट इवन बहुत देर पहले, कल तक आप जिस गली में पाँव नहीं रखना चाह रहे थे, आज आप उस गली में दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो कुछ तो फर्क है सर, मैंने दिखाया आपको। तो कुछ तो फर्क है। आप 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं। मैं आज भी ये बात करने को तैयार हूं। 2 महीनों में क्या बदला? मैं आज भी ये बात करने को तैयार हूं कि जब तक मुल्क का निज़ाम में गैर आइनी मुदाखलत रहेगी, अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट बगैर नहीं हो सकता।
जब इस्टेब्लिशमेंट गैर आईनी मुदाखलत छोड़ देगी अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट छोड़ चुकी है, मुझे नहीं पता, ये वक्त बताएगा। तो फिर आप अभी क्यों दाव पे फिर से वही करने जा रहे हैं? दाव पे नहीं लगा रहे, दाव नहीं होता। फिर क्या कर रहे हैं? दाव हम अपनी एक बार फिर शिकस्त मुंह की खाएंगे से फिर अजीमत होगी। अजीमत नहीं होती सियासत में। अच्छा। ये हम पर लाजिम है कि कोशिश करें कि इस मुल्क में जो लोग तंग हैं, जो मुल्क मुश्किल में है, निजात दे लोगों को। निजात कैसे मिलती है? कोशिश से और इस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत से। इस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत से, क्योंकि अदम और वो आज आपको यकीन है कि है इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की इजाजत नहीं है, आइन नहीं देता, नहीं देता। वो जब हट जाएंगे तो आज फिर पार्लिमानी जमहूरियत हट गए या नहीं गई अल्लाह बेहतर जानता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूँ कि ना इत्तेहादी रहना चाहते हैं, ना इनके अपने एमएनए साथ रहना चाहते हैं। सर परवेज इलाही ने हमें इंटरव्यू में कहा कि किसी प्लेटफॉर्म में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं रहेंगे। एमक्यूएम भी आपको पता है कि ना भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बिसाकियों पे खड़ी हुकूमत है उन्हीं के इशारे अबरू की मोहताज आप वो देख लेंगे, वो आपको सामने अदम एतमाद बता। तो आपको कुछ ऐसा पता है जो हम सबको नहीं पता या हम कह नहीं सकते खुल के? क्या चीज आप कह रहे हैं? आप देख, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई चीज छुपाने की नहीं है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस अवाम से आता है। तो अवाम पहले आपके साथ नहीं थी। आज ये कहते हैं कि इस हुकूमत को जाता करो। सर ये तो आप 3 सालों से कह रहे हैं। नहीं, मैं 3 सालों से नहीं कह रहा, मैं तो बात करता हूँ मोबिलाइजेशन की। आज वो मोबिलाइजेशन है। आज अवाम कहते हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा, हम तकलीफ में हैं। अवाम ये कहते हैं इससे जान छुड़ाएं। 3 सालों से आप लोग कह रहे हैं, अवाम ये कह रहे हैं सर, मगर अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैं अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट करूंगा और अवाम से मुखातिब होऊंगा। उनका जरूर करें। उनका सड़क पे निकलना, जो उनसे मुखातिब होंगे उनको समझ आ जाएगी। उनका सड़क पे निकलना, आप बड़े मंजे सियासतदान हैं, एक वजीर आजम का सड़क पे निकलना किस चीज का इशारा देता है? नाकामी का वाज़ेह इशारा होता है, नाकामी का, कि मैं मुल्क नहीं चला सकता। अब मैं ये तमाशे करके अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को बचाने की कोशिश करूंगा, और वो नहीं बचेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आज क्या फैसला हुआ आपका? फैसले यही हुए हैं कि हमें इन सब मामलात को देखकर, हमें पीडीएम के अंदर रहकर इन सब मामलात को तय करना है। पीडीएम के अंदर रहकर? जी, पीडीएम के अंदर रहकर। और सर गो क्या आई अंडरस्टैंड कि ये हफ्ते की जो मुलाकात थी वो नॉन पीडीएम थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी पीडीएम में शरीक नहीं है, लेकिन क्या इससे कहीं ना कहीं जो रिश्ते राब्ते टूटे हैं वो जोड़े जा सकते हैं वापस? बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं, हर वक्त मुमकिन होता है, लेकिन एतमाद बहाल करना पड़ता है। और मैं ये भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता चुना है, वो उस रास्ते पर रह सकते हैं। पीडीएम का अपना रास्ता है, लेकिन पार्लियामान के अंदर जो मकसद है अपोजिशन का कि पार्लियामेंट्री चेंज आए, वो उसके साथ भी मुमकिन है, उन डिफरेंसेस के साथ भी मुमकिन। तो आप कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर में पीपल्स पार्टी अपना मार्च निकाले, मार्च के आखिर में आप लोग निकालें, बिल्कुल। फिर अप्रैल में रमजान आ जाए और कहीं ना कहीं इसके बीच में आप लोगों को वो नंबर और तादाद मिल जाएगी, इस अरसे में कोई अदम एतमाद भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। और सर अब ये ज़रा मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि अभी तक तो कोई बहरहाल आगे बढ़ के साथ नहीं दे रहा खुल के कि भाई हम अदम एतमाद करते हैं, मगर आप लोग फैसला ज़रूर कर लिया कि करना है। और इंटरम गवर्नमेंट अगर समझे हाइपोथेटिकली आप कामयाब हो जाते हैं, खान बाहर हो जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आपकी कामयाब हो जाती है, तो इंटरम सेटअप का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, PMLN का? इंटरम सेटअप नहीं होगा। फिर क्या होगा? इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन कॉल होंगे। ये हमारी पार्टी की ये मुतफिका राय है। ओके, और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है इससे? पीपल्स पार्टी की अपनी राय हो सकती है, मुझे उसका इल्म नहीं है। उनकी मदद, उनके 56 वोट से जिसको आप निकालेंगे वो बाद में अपनी राय बताएंगे आपको? अभी तक नहीं कोई राय शेयर की? बात होगी तो राय सामने आ जाएगी। नई हुकूमत बनाने की दलील कोई नहीं है, मकसद कोई नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात होने की गारंटी किस तरह होगी? या तो आप लोग इस्लाहात लाएंगे, गारंटी आइन देता है। आई अंडरस्टैंड सर, या तो आप लोग इसी आइन के तहत बार बार क्वेश्चनेबल इलेक्शंस हो रहे हैं, जी, उनके रिजल्ट भी आपने देख लिए, या तो आप इस्लाहात लाएंगे। इस्लाहात मुमकिन नहीं है, नहीं है, इस्लाहात आइन है। आपने नो कॉन्फिडेंस करके इस्लाह पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम सब आइन की ताबेदारी करें। कोई तो आएगा इन द मीन टाइम के एक केयर टेकर सेटअप आ सके इलेक्शन कराने के लिए। 90 डेज का आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? वो जो भी उसका ये एक ग्रे एरिया है आइन के अंदर, तो वो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगा देंगे किसी को। ओके, वो गैर मुतनाज़ा आदमी होता है, नॉर्मली वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्जी से बनता है, लेकिन चूंकि वो दोनों नहीं होंगे ऐसे मामले में, तो फिर वो चीफ जस्टिस ही लगा सकता है। ओके, मगर 2023 तक कोई एक और ऐसा हुकूमत नहीं आएगी जो 2023 तक टाइम आउट ड्रैग आउट करे? हमारी पार्टी इसके हक में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, PMLN के, कह रहे थे कि डायरेक्ट इलेक्शन कॉल होगा और कोई ऐसी केयर टेकर सेटअप नहीं आएगा जो 2023 तक कायम रहे। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक।
सूरत हाल फ्लूइड है, सूरत हाल संगीन है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क सौंप दिया है कि तमाम दीगर जमातों से राब्ते में रहें और एलाइज से भी, हुकूमत के एलाइज से भी राब्ता करें। बात करेंगे, तज्जिया लेंगे कि ये कॉन्फिडेंस जो है ये किसके सबब है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर 3.5 साल में कोई अपोजिशन ने पहली संजीदा कोशिश की है। हुकूमत रहती या नहीं रहती मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मोहतरम आसफ अली जरदारी और बिलावल साहब शहबाज साहब के घर गए थे, ये 3-4 पहले बैकडोर राब्ते हो चुके थे। अब इनकी प्रायोरिटी ये है कि अदम एतमाद से ज़्यादा जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनको इनसे अलहदा किया जाए, और आखिरी ऑप्शन है इनकी अदम एतमाद। अगर वो इत्तेहादियों को अलहदा करने में कामयाब हो जाते हैं, MQM, बाप पार्टी और काफ लीग शायद आखिर में आए, तो फिर ये जोर देंगे कि नवाब प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट ले, क्योंकि एतमाद का वोट लेंगे तो उन्हें फिर नंबर गेम खुद पूरा करना होगी। ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ये चाहते हैं 27 से पहले कोई हल्की फुल्की हुकूमत को टफ टाइम दें, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अगर इसको संजीदगी से ना लिया तो इमरान खान साहब ऐसी मुश्किल में आ सकते हैं जो इमरान साहब की खुद पैदा करता है। देखे ना, ये जो एक दूसरे की अमल से एक दूसरे की नापसंदीदा जमातें थी, इमरान खान साहब ने कैसे हालात कर दिए कि कई मरतबा मुलाकात हुई और पहली दफ़ा भी इत्तेफाक रहे हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। पहला एजेंडा है कि इमरान खान को घर भेजा जाए, अदम एतमाद से पहले इत्तेहादियों में दरारें डाली जाए, उन्हें अलहदा किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी ने भी खदशात का इजहार कर दिया है, MQM ने भी कह दिया जितना हिस्सा है उतना वजन उठाएंगे, और चौधरी मेरा ख्याल है आखिर पे अपना कार्ड खेलेंगे। आज जो इमरान उनके घर गए हैं, अभी तक इतलात के मुताबिक है, चौधरी साहब ने कहा है कि पहले आप MQM और बाब में से एक को अलग कराएं हुकूमत से, फिर हम आपके साथ फैसला करेंगे। ये मज़हर अब्बास साहब, आपने भट्टी साहब को सुना, वो कह रहे हैं ये पहली दफ़ा 4.25 सालों में महसूस हो रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा हो गई है। अभी भी बहुत सूरत हाल फ्लूइड है, देयर इज़ अ लॉट विच इज़ अनआंसर्ड राइट नाउ। मज़हर साहब, ये नहीं पता कि अगर ये इकट्ठे मिलेंगे तो ये किस हद तक साथ चल पाएंगे। ये नहीं पता कि अगर वाकई नंबर इकट्ठे कर लें, शाहिद खान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में पिछले 10 दिनों में कह रहे थे कि 22 लोग PTI के उनसे राब्ते में हैं, अगर ले भी आए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उसके बाद इंटरिम सेटअप कब तक रहेगा? अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे, इंटरिम सेटअप में कौन हेड में होगा, और अगर इससे मकसूद क्या होगा, लॉन्ग टर्म इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, साथ चलना है नहीं चलना, इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी सिचुएशन, ये बहुत से सवाल आते हैं जिनके जवाबात हमें अभी तक नहीं मिले। एक्सटेंशन जो सर पे खड़ी है उसके हवाले से ये सारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें क्या एक यक मौक़िफ़ है? ये आर दीज़ ऑल हाइपोथेटिकल्स अप इन द एयर, या बाय एंड लार्ज आपको लग रहा है इन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गई है? देखिए महर, एक चीज़ तो हुई है कि सियासी टेम्परेचर एकदम ऊपर चला गया है, और जो आज खुद वज़ीर आज़म ने फैसला किया है या उनकी पार्टी की कोर ने फैसला किया है, वो तो मेरा ख्याल है उस ट्रैप में आ गए हैं। यानी ये फैसला करना कि इमरान खान अब जलसों से खिताब करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, इसके क्या माने हैं? इसके दबाव में आ गए, दे फीलिंग द हीट, दे फीलिंग द प्रेशर। जी, ये फीलिंग द प्रेशर, पैनिक बटन दब गया है एक, क्योंकि गवर्नमेंट कभी इस तरह नहीं जाती। अब इससे होगा क्या? अभी आपके पास 1.5 साल है, अगर इस साल जलसे जुलूस ही शुरू हो गए कि इमरान खान अपने खिताब कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो करती यही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी कूद पड़ी है, तो फिर आप ये बताएं कि एक ऐसी कंडीशन में जहां माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, जब लोग देखेंगे कि वज़ीर आज़म खुद जाके जलसों से खिताब करना शुरू कर दिया है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेम्परेचर ऊपर चला गया है, तो कौन इन्वेस्टर आएगा? ऐसे में कौन आपके पास आएगा और ये कहेगा कि इस गैर यकीनी सूरत सर, इन्वेस्टर्स तो दूर की बात है ना मज़हर अब्बास साहब, अगले 2 महीनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का लोकल बॉडी इलेक्शन भी है, पंजाब का भी है। अगर उसी तरह की शिकस्त हुई जिस तरह हुई है, तो आप देख रहे हैं एक मोमेंटम तो हुकूमत के खिलाफ चल रहा है, महंगाई भी थमने वाली नहीं है, IMF के मुआहदे की वजह से अभी और सख्ती मजीद होनी है। यानी कि सारी सूरत हाल के अंदर आपको लग रहा है अगले 2 महीने में ऑल इज द सेम नहीं रहेगा, बदलेगा कुछ ना कुछ? नहीं, वो तो इस वक्त भी लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल,
लेकिन गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो बजाय इसके कि वो अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, वो अगर इमरान खान क्या करेंगे जलसों में जाके, क्या कहेंगे इमरान, अवाम से मुखातिब होंगे, यानी कि वो भी इलेक्शन मोड में ही आ रहे हैं, फिर इलेक्शन मूड में आ रहे हैं। दूसरे आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे महंगाई की, ये कि दुनिया में महंगाई है इसलिए यहाँ भी महंगाई है, वही चीज कहेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहेंगे। ये करप्ट है, ये चोर है, तो वो कहेंगे, लोग पलट के पूछेंगे कि भाई हाँ ये करप्ट है, चोर है, आपने क्या किया, आपकी हुकूमत ने क्या किया, इनको क्यों नहीं सजाएं दी, क्यों बाहर भेज दिया आपने। तो ये बजाय इसके कि आप उन सवालों मजहर बात साहब, मुझे चलिए ये देखें ना, ये इकट्ठी होती ना भी अगर ऑपोजिशन, तो फिर भी एक मुश्किल वक्त था इमरान खान साहब के लिए, स्मूथ सेलिंग नहीं थी अगले इलेक्शन में। मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन सर कि अगर काफ लीग या MQM हिल गई तो इस हुकूमत के पास तो टांगे नहीं है खड़े होने के लिए। मगर देखिए मेहर जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे ना, काफ लीग इस वक्त चौधरी परवेज इलाही प्रैक्टिकली डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब के। अगर भट्टी साहब मुझे जो है अगर वो कह सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि वो लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमलन 6-7 डिस्ट्रिक्ट को अमलन होल्ड करते हैं कंप्लीटली। तो ऐसे में जब तक कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन ना आए कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए या बिल्कुल उनको यकीन हो जाए कि हुकूमत अब नहीं बचेगी, उस वक्त तक चौधरी कभी भी नहीं जाएंगे। उन्होंने जरदारी साहब को एक कमिटमेंट दी है, आज नहीं, इससे 2 माह पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी, जब भी दी थी कि जरदारी और चौधरी साथ चलेंगे। ये अगला इलेक्शन हो या जो भी सूरत हाल हो, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने जाती तौर पे चंद माह पहले चौधरी परवेज इलाही से पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जरदारी साहब को इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, ज़्यादा रिलाय करते हैं उनके ऊपर। तो ये एक सिचुएशन है, MQM का बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है। MQM पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा सकती, उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिंध में है, पॉलिटिक्स से। जब तक पीपल्स पार्टी, जब सिंध की पॉलिटिक्स में अगर जरदारी साहब ने कोई ब्रेक थ्रू किया, MQM के साथ मिले वो, तब तो MQM PTI से अलग होगी, वरना MQM की बका ही PTI के साथ इस वक्त नजर आ रही है। नहीं, मगर अगर काफ लीग अपनी 5 सीटों के ऊपर भी सपोर्ट में रहती है इमरान खान साहब के साथ, लेस 1 साल से कम वक्त गुजरा है, जो परवेज इलाही साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किसी लेवल किसी प्लेटफॉर्म पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर शरीक नहीं होंगे खान साहब के खिलाफ, नो मैटर हाउ मच दे डिसलाइक हिम। मजहर अब्बास साहब, मगर काफ लीग की 5 सीटें, MQM की 7 सीटें, वो भी इशारों के बगैर नहीं हिलते। ये नहीं हिलते अगर इत्तेहादी, तो ऑपोजिशन के पल्ले कुछ है। अब्बासी साहब कहते हैं 22 लोग तहरीक इंसाफ के हमसे राब्ते में हैं, उनके पास कुछ है, या उसके बाद सिरे से कोई इनकी गेम नहीं बनती जब तक इस देखिए मेहर, यही बात है कि तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं समझ रही कि उनकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी उन्होंने खुद बना दी है। एक हवा उन्होंने खुद खड़ा कर दिया है। ऑपोजिशन तो करती है, ऑपोजिशन का काम ही यही है। यानी कि सवाल एक बार फिर सर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आके खड़ा हो गया ना, तो भट्टी साहब, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल है तो किसी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान या टिल्ट है, कौन है वो? देखिए महर, मैं गुजारिश करता हूं, जब मुल्क का वजीर आजम कहे कि मैं अपोजिशन में आके ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा और लोग मुंह छुपाते फिरेंगे, ये पैगाम किसको है? जब मुल्क के वजीर आजम खुद फरमाएं कि किसी एक गुनाहगार को बेगुनाह कराने की हिकमत अमली बना रही है, इसका मतलब है सब उस तरह नहीं है जैसा नज़र आ रहा है। हाँ, मेरी अपनी राय है कि एस्टैब्लिशमेंट उतना साथ नहीं जितना इसे साल पहले थी। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट टोटल न्यूट्रल हो गई, उस दिन के 72 घंटे के अंदर 2 सियासी जमातें हुकूमत की इत्तेहादी अलहदा कर लेंगी, अभी भी वो उनसे इजाज़त ले रही हैं। इमरान खान की हुकूमत भेजना मेरे ख्याल में इशू ही कोई नहीं है। इशू ये है कि उन्हें ये गारंटी दे दी जाए कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे। मादी में आपने देखा हर बिल, इमरान नवाज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिकमत अमली से कोई बिल मंजूर नहीं हुआ, ना ये टेबल टॉक के एक्सपर्ट है, हर एक को नाराज कर लेते हैं। तो MQM भी नाला है, काफ लीग भी नाला है। गो के मदर साहब ने 100% कहा कि सेकंड CM है, क्योंकि ये उस्मान बुज़दार उनके यूनियन नाज़म रहे हैं तोसा के बेचारे। लेकिन अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी नज़र में पिछले 1 हफ्ते में 5 PTI के MNA शहबाज शरीफ से रब्ता कर चुके हैं 100%। अगर ये इनकार करते हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट नाम दे दूंगा, फिर नाम दे दूंगा। लेकिन ये सब देख रहे हैं आखिरी इशारे की तरफ। आखिरी इशारा जहां से हुआ
वरना मैं नहीं समझता बलूचिस्तान पार्टी ये ठीक है जी हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की, इमरान खान साहब को वो सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान साहब मना लें उन्हें जाके फिर तो एक अलग इशू है। इमरान खान की हुकूमत के लिए पहली दफा अपोजिशन थ्रेट बन चुकी है। देखिए, मैं आप दोनों से, दोनों अशखास से एक सादा सवाल पूछूंगी जो पूरा पाकिस्तान समझना चाह रहा है। एक सेकंड जी, 1 मिनट महर, 1 मिनट सिर्फ मुझे बताएं, कभी हुकूमती वजीर आजम जाके जलसे करते हैं, क्या ये कहेंगे कि महंगाई मैंने खत्म कर दी, जो मैं कहता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान बन गए? लोग तो नोच लेंगे भाई, आपने 3.5 साल में एहतसाब के नाम पे ये सारी अपोजिशन गिरफ्तार कर ली, एक पैनी रिकवर नहीं हुई। बिजली का यूनिट जब आपने जलाया था क्या है और आज क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, इनको अवाम का सामना करना मुश्किल होगा। वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये किस अपोजिशन तो जाएगी, चलो महंगाई की है, लूटमार की है, हमें गलत गिरफ्तार किया है, मुल्क दिवालिया हो गया, ये अवाम को कहेंगे क्या, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, मगर मजहर साहब, क्या MQM या काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब से मिलेंगे भी, या ये मुलाकात एक रवायती मुलाकात है क्योंकि सियासत में दरवाजे तो खुले रहते हैं, या आपको लग रहा है कि इशारे के बगैर मिलेंगे नहीं? और इसके अंदर फैक्टर इन कीजिए जहांगीर खान तरीन साहब के मुट्ठी भर एक फौज है उनकी अपनी, दैट कैन ऑल्सो बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर। मुलाकातें इशारों के बगैर होती ही नहीं है। जिस हद तक ग्रिप में है उस हद तक वो ये फोन करके कहते हैं कि जी इनसे मिल लें। मैंने को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, उनका काफ लीग से ताल्लुक नहीं है, तो जब काफ लीग ने डिनर किया था उसी दिन प्राइम मिनिस्टर का भी डिनर था, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैंने फोन करके उनसे कहा कि जी मुझे इधर से भी दावत है तो मैं चला जाऊं इधर भी, तो उन्होंने कहा हाँ चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो चौधरीज जो है वो कभी भी उसके बगैर इधर उधर नहीं करते। हाँ, फैसला जब वो करेंगे तो फैसला जब उनका फैसला होगा तो इनका फैसला होगा, जब उनका फैसला होगा तो MQM का फैसला होगा, जब उनका फैसला होगा तो बाप का फैसला होगा। तो ये बात बखूबी, बिल्कुल, तो ये बात बखूबी शायद इमरान खान साहब समझ चुके हैं, जो उन्होंने भी अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान कर दिया है। मगर मज़हर साहब ये भी फरमाइएगा, फिर इमरान खान साहब के पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है अगले 2 माह के लिए? अपने आप को बेहतरीन इलेक्ट्रल पोजीशन में लाना या अपनी हुकूमत को महफूज रखना? देखिए, इमरान खान, हमारे यहाँ तासुर बहुत जल्दी तब्दील होते हैं। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत डिस्टेबलाइज की जा रही है और वो ये समझते हैं कि सिर्फ अपोजिशन उनकी हुकूमत डिस्टेबलाइज नहीं करी, कुछ और लोग भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो और वो कोई बड़ा फैसला उसके हवाले से लेना चाहते हैं, तो जब तक वो उन सारी चीजों को एक्सपोज नहीं करेंगे पब्लिकली, जब तक इमरान खान अपना तासुर कायम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि यहां अगर उन्होंने एक तकरीर करके ये कह दिया कि जी इस वजह से मेरी हुकूमत डिस्टेबलाइज कर रही है, ये फरीक है जो करप्शन को बचाना चाह रहे हैं, ये लोग हैं जो करप्ट लोगों को बचाना चाह रहे हैं, उस वक्त तो पूरा बयानिया तब्दील हो जाएगा, पूरा बयानिया तब्दील हो सकता है। ठीक है, मगर भट्टी साहब मुझे एक बात बताइए कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी किस हद तक साथ चल सकेंगे, और इन डीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स में एक्सटेंशन की अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है, द बिग एक्सटेंशन, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ का फैक्टर, उनका किरदार, मरियम नवाज का किरदार अगले आने वाले दिनों के अंदर, महीनों, बल्कि आने वाले इलेक्शन के अंदर, वो उसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी? देखें, जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं जाती तो मुकम्मल भाग दौड़ बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब के साथ रहेगी। यकीनन नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, लेकिन मरियम फ्रंट पे नहीं आएंगी, ना नवाज शरीफ आएंगे, ये तो बात ख़ानदान में तय है। पहला नुक्ता ये है कि इमरान से इसे घर भेजा जाए, प्रेशराइज ये करेंगे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की इतलात के मुताबिक जब बात हुई थी तो जरदारी साहब ने कहा कि क्या गारंटी है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा अगर मैं 1-2 सियासी जमातों को जो हुकूमत के इत्तेहादियां अलहदा करा दूं, तो फिर लाहौर में भी उन्होंने यही कहा कि कुछ पत्ते मेरे पास रहने दें। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान ने जो एक्सटेंशन की आप बात की, जिस वजह से झगड़ा हुआ, आप देखें ना बलूचिस्तान में कितने बुरे हालात है, इधर वज़ीर आज़म साहब आते हैं और आके अपने तर्जमानों का ऐलान करते हैं। कल रखा था इन्होंने अपने काबीना का इजलास, तो ये किसी के कहने पे अब कोयटा जा रहे हैं। वो भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब गलती करते रहे हैं
और अपने खुशामदियों के गिर्द है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अब इस फैसले पर आ गई है कि फिलहाल इमरान को भेजा जाए। अगले इलेक्शन यकीनन ये एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, बाद में आप इलेक्शन के नताइज के बाद कोई अगर मखलूत हुकूमत बना लेता तो अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ चल नहीं सकते। इमरान खान की हद तक मेरा ख्याल है कि ये मुतमईन, और मेरी इतला मौलाना फजलुर रहमान भी मुकम्मल तौर पर एतमाद में है कि इन्हें भेजा जाए घर। लेकिन अब देखना यही है जो कि वो जो ताकतें नज़र नहीं आती, अगर वो न्यूट्रल होती है तो फिर हुकूमत को भेजना मुश्किल नहीं होगा मेरे नहीं। मगर फिर आने वाले दिनों में आखिरी सवाल मजहर अब्बास साहब, किसको क्या हिस्सा मिलेगा? मौलाना को क्या मिलेगा? नून को क्या मिलेगा? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? बुग़्ज़ इमरान में अगर सब इकट्ठे हो गए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त तस्वुर किया जा रहा है, मगर किस हद तक तस्वुर किया जाएगा और कितनी देर पर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी? यानी कि ये सब कुछ तो हिंजेस में, आने वाले दिनों में अर्ली इलेक्शन कॉल हो भी जाए तो वी आर स्टिल सीइंग अ वेरी हंग पार्लियामेंट। देखिए बहर जो चीजें होती हैं, इमरान खान विल बी अ लीथल ऑपोजिशन लीडर अगर ऐसा होता है। दूसरे ये कि चीजें बड़ी तेजी से तब्दील होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बलूचिस्तान में किसी को तसव्वुर था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाएगी, खड़ी हो जाएगी, बाप हो जाएगी। वहां तो जरदारी साहब के पास कोई सीटें भी नहीं थी, उसके बावजूद उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां नजर आता है। तो वही बाप वाला रोल यहाँ पंजाब में भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है, आपके पास 5-6 MPs हैं लेकिन चीजें यकायक, इसलिए कि अब जो पॉलिटिक्स है पिछले 20-25-30 सालों में वो है कुछ लो और कुछ दो। अब जो कोलिशन, जो लोग ये सारा, अगर जो लोग इस खेल के पीछे हैं, अगर वो संजीदगी से पीछे हैं, इवन अगर वो न्यूट्रल भी हैं, तो उन्हें पता है कि JUI इंटरेस्टेड है कि फाटा की पुरानी हैसियत बहाल की जाए। JUI इंटरेस्टेड है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी अच्छी खासी नुमाइंदगी हो। तो JUI का तो बहुत ही उनका बिल्कुल क्लियर कट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो कोलिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक अच्छी खासी उसके साथ। बाकी पंजाब पीपल्स पार्टी कंसीड करती है पंजाब, लेकिन पंजाब में एक डिफिकल्टी है कि PMLQ और पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन, इनके दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब में अगली चीज क्या होगी। जरदारी साहब के पेश नजर सिर्फ एक चीज है, बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। मजहर अब्बास और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे कि हालात संगीन हो गए हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ पहली दफ़ा संजीदा नज़र आ रही है और इशारों के बगैर कोई मुलाकात बदकिस्मती से इस मुल्क में होती ही नहीं है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्त के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी दायमी है या वक्ती? इस सवाल से कतई नज़र गुज़िश्ता 1 माह के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में संगीन इजाफा हुआ है। अफगान क़यादत के तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान में एक और जानलेवा हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुरम में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की कि जिसके नतीजे में 5 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है और अफगान अबूरी हुकूमत से मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियां ना होने की तवक्को रखता है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ अफगानिस्तान के दौरे पर थे। अफगान नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात में यकीन दहानी कराई गई कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बहरहाल यही बात पहले दिन से कही जा रही है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने यही बात हमारे ही प्रोग्राम में दोहराई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो नहीं है, तो फिर कैसा ऐसा है? जी मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिसी कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। बार बार ये कहा जा रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नोशकी और पंजगोर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले, बलूचिस्तान के इलाके केच पर हमला, इस्लामाबाद में दहशतगर्द के वाकयात और साथ ही लाहौर का हमला, पाकिस्तान में पैदर पे हमले, पैदर पे वार,
थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दहशतगर्दाना हमलों में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और करीब 300 हमलों में 400 अफराद जान से जा चुके हैं। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब से, जो अफगानिस्तान और तालिबान के इशू पे अहम महारत रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनको ना ही डायरेक्ट अटैक करेंगे, ना ही उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? बहरहाल गुज़िश्ता 20 सालों का एक ये राब्ता है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अफ़गान तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी ये चैलेंज है कि वादे तो वो करते हैं, जिस तरह आपने सुहेल शाहीन वाला एक क्लिप भी आपने दिखाया भी और उसने जो बात की है, यही बात अभी भी होती है। एक जो मुश्किल है इस वक्त, अफ़गान तालिबान ये तस्लीम ही नहीं करते कि पाकिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में है। एक तो ये बात, और दूसरी बात यह है मेरी नज़र में, हालांकि हालात माजी की निस्बत अब तब्दील हो गए हैं। अशरफ गनी साहब की हुकूमत के लोग कहा करते थे कि जिन जगहों से पाकिस्तानी तालिबान ऑपरेट करते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब वो वाली सूरत हाल भी नहीं है। अब अफ़गान तालिबान का दावा है कि पूरा अफ़गान, और है भी वैसे, कि पूरा अफ़गानिस्तान कंट्रोल में है। कुरम की जो आपने बात की है, कुरम जो ज़िला है ये निस्बतन वहाँ पे पुरअमन रहा सरहद, यानी अगस्त के बाद तो कोई वाक़या नहीं हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे, लेकिन ज़्यादा तो हमारा बाजवड़ का था या वज़ीरिस्तान के इस साइड पे जो शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान है। लेकिन कुरम में होना और बड़ा हमला होना, तो ये इस तरह तो नहीं होता कि बस आप वहाँ से पहले से आप आते हैं, आपके पास असलहा है, आप पहाड़ी पे, और ये जो पहाड़ी है ना कुरम वाली, ये इस तरह पेचीदा भी नहीं है जिस तरह का शवाल का शुमाली वज़ीरिस्तान का है या कुछ जनूबी वज़ीरिस्तान का है। बड़े आसानी से उनको रोका जा सकता था, या जो रोक, लेकिन मेरे ख्याल में या तो तालिबान की, शायद अफ़गान तालिबान की सलाहियत नहीं है कि इनको रोके, या शायद उनकी अभी फोकस नहीं है इन चीज़ों पे। हालांकि अभी तो तवक्को वाली बात की गई है, जिस तरह आपने कहा अभी पाकिस्तान के फौज के बयान में, यानी नरम एक लहजा है। तो वक्त के साथ साथ अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो शायद कि पाकिस्तान के बयानात में तलखी भी आ सकती है, क्योंकि रोजाना अब ये तलखी, अगर ताहिर खान साहब, अगर ये तलखी अफगान तालिबान को तस्लीम या इंटरनेशनली रिकग्नाइज करने से पहले आ गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान में किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों में तहरीक तालिबान की मुआवनत से इनकारी हैं, और आप सही वजह फरमा रहे हैं, वो कहते हैं वो तो इधर है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को एक हद से ज्यादा मजबूर कर भी सकता है, और क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस महदूद हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पेशेंस रन आउट हो रहा है। पहले बॉर्डर स्कर्मिशेस और इश्यूज थे, उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया जाता था, मगर अब खुल के नाराजगी का इजहार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। ऑप्शंस क्या हैं? नाराजगी इसलिए पाकिस्तान में बढ़ती जाएगी, लोगों में मायूसी बढ़ती जाएगी, और लोग सवाल भी करेंगे कि जो एक तवक्को थी पाकिस्तान में अवाम की भी, शायद गवर्नमेंट सर्कल में भी, कि अब वहाँ पर जो तब्दीली आई है तो शायद कुछ बेहतरी की, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तानी तालिबान पहले से हौसला अफजाई उनको मिली है। तमाम जेलों में जो बंद थे लीडर्स के बावजूद समेत, वो रिहा हो गए हैं अगस्त में। और आपने देखा कि जो कुछ दिन पहले खबर आई कि वो मुफ्ती खालिद बल्ती जो था वो जेल में था, 2015 में पकड़ा गया था जब पेशावर का वाकया हुआ 2014 वाला, तो पकड़ा, वो जेल में था, अभी रिहा हुआ। मुल्ला फकीर जेल में थे, रिहा हुए, उनके साथ सैकड़ों। तो फिर उनके पास अब अमरीकी ड्रोन का खतरा भी नहीं रहा। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ड्रोन हमला करेगा, पाकिस्तानी तालिबान को हिट करेगा। अफगानिस्तान माजी में होते रहे, मौलवी फजलुल्लाह वहां मारा गया, काफी सारे लोग वहां मारे गए। मगर हम क्या इस तरह के टारगेटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं अपने बॉर्डर एरियाज में, जिधर हमें मालूमात है अगर अफगान तालिबान एक्ट ना करें या ना करना चाहें, हम कर सकते हैं इस तरह के स्ट्राइक्स जिनको सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कहा जाता है? और अभी एज ऑफ राइट नाउ आपकी मालूमात क्या है? अफगान तालिबान बलोच लैदगी पसंद अनासर से मिले हुए हैं, दाइश से मिले हुए हैं, क्या चल रहा है? नहीं, मिलने की बात तो खैर मैं नहीं करूंगा कि वो मिले हुए हैं, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे ना पाकिस्तान में और दुनिया में भी। देखो ना, अफगानिस्तान अभी तो ताज़ा रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल की, अभी ताज़ा चंद दिन पहले वाली, उसमें तो ये भी कहा गया है, अब मतलब जरूरी नहीं कि उसको हम मान ले या दुरुस्त हो, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन का बेटा भी अक्टूबर में वहां गया हुआ है और काफी सारे,
तो इस तरह की हर चीज़, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये भी है कि तालिबान का भी अलकायदा से भी ताल्लुक है, TTP का भी जिक्र है, उनसे भी ताल्लुक है, एक और ग्रुप की बात हुई है। तो दुनिया में सारी अगर इस तरह के आ रहे और तालिबान सिर्फ आसानी से कहें कि नहीं वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, सुहेल शाहीन कहें या ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहें, लोग उसको नहीं मानेंगे मेरे ख्याल, जब प्रैक्टिकल ना हो। और ये आपने सही कहा, अगर इसी तरह चलते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, हमारे लोग शहीद होते रहेंगे, तो एक वक्त तो आएगा। पहली बार हुआ है कि 2 दिन एक एनकाउंटर जारी रहा है, इतना बड़ा ऑफेंसिव था, 2 दिन ये जारी रहा है, असलहे की बातें हो रही हैं कि छीन लिया गया, यानी कि पुष्पनाही और बैकिंग या कॉन्फिडेंस जो है ये हम देख रहे हैं 80-9 एक जान फूकी गई है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है। जब बलोचिस्तान वाला जब फौज का बयान आया तो बयान में तो यही कहा गया था कि जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, उनके अपने जो उनके फैसिलिटेटर थे या जो तंजीम करने वाले थे, जो प्लान करने वाले थे मंसूबा साजों का, वो तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बात हुई है। तो जो हिंदुस्तान से सर, मेरा आखिरी सवाल बताइएगा कि क्या अफगान तालिबान से कोई उम्मीद रखी जाए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे लिए उनको कन्विंस करेंगे, चाहे मुज़ाकरात हो, या उनको ख़त्म कर सकेंगे, ज़ायल करेंगे, या कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे, या नहीं कोई तवक्को रखी जाए? खत्म करने का तो बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक मिजाज के, एक सोच के लोग हैं। अफगान तालिबान जब पाकिस्तान में नए नए आए थे तो पाकिस्तानी तालिबान के मेहमान थे, अब पाकिस्तानी तालिबान वहां है, वो उनके मेहमान है, तो ये तो आप नहीं। लेकिन ये हसासियत जो है, जो हमारी पाकिस्तान की या दुनिया की है, अगर अफगान तालिबान उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और इसी तरह लोग आते हैं और हमले करते हैं, और फिर उनके जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं कि उनके जो उनके प्लान करने वाले लोग थे वो अफगानिस्तान से उनके साथ कांटेक्ट में थे, तो मेरे ख्याल में ये उन पे दबाव भी बढ़ेगा, दुनिया का दबाव भी बढ़ेगा। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ताहिर खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। ये एक और मिसकैलकुलेशन है हमारी हुकूमत की जानिब से, जिधर हमें कहा गया कि ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और हालात जो हैं वो संगीन तर होते जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। बट अ लिटिल बिट ऑफ अ गुड न्यूज़, हमारा रुपया जो है इट इज़ कंटिन्यू टू राइजिंग अगेंस्ट द US डॉलर। साथ ये कहा जा रहा है कि ये जनवरी के महीने में इम्पोर्ट्स में हमने डिक्लाइन देखी है इसकी वजह से, लेकिन IMF की जानिब से नाज़रीन $1 अरब की किस्त मिलने के बाद हुकूमती अहम शख्सियात की जानिब से मुबारकबादें दी गई, और ऐसा तासुर अभी भी दिया जा रहा है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने के असरात बारहा नजर नहीं आ रहे, बल्कि पाकिस्तानी मुईशत दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है, और ये सब IMF कह रहा है। स्टाफ लेवल छठे जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इंतजामिया ने एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और पहले से शुरू की गई मुतअद्दिद इस्लाहात को रिवर्स किया है, कि जिसकी वजह से बैरूनी अदम तवाजुन यानी कि इंस्टेबिलिटी जन्म ले रही है। IMF ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि इक्तिसादी पॉलिसियों और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कमजोर निफाज के नतीजे में पाकिस्तान एक बार फिर दोराहे पर, क्रॉस रोड्स पर आ खड़ा हुआ है, और इसकी वजह वक्ती तौर पर की जाने वाली इस्लाहात हैं। साथ ही IMF ने 7वें जायजे के लिए मजीद 6 शराइत आयद कर दी हैं। IMF ने पाकिस्तान में इनकम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स प्रोसीजर्स मुतारिफ करवाने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ गर्दिशी कर्जे को खत्म या फिर कम से कम करने, तामीराती और हाउसिंग सेक्टर के लिए स्ट्रैटेजी पेपर मुरत्तब करने के अलावा दीगर शराइत आयद की हैं। और अगर इन तमाम शराइत पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर भी अमल कर दिया जाए तो करीबन 1 साल तक महंगाई में मुसलसल इजाफा होगा। अवाम महंगाई के हाथों पहले ही परेशान हैं। प्लस सर्वे के मुताबिक जुलाई 2020 में 59% अफराद माहाना अखराजात पूरे ना होने का शिकवा कर रहे थे, लेकिन अब 72% माहाना अखराजात पूरे ना होने पर परेशान हैं, और अब हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल रही है। IMF ने पर्सनल इनकम टैक्स बशमूल तनख्वाहदार पर टैक्स में इजाफे पर जोर दिया है। साथ ही इनकम टैक्स पर दी जाने वाली छूट के खात्मे का मुतालबा भी किया गया है। अगर ऐसा होता है तो गैर सरकारी तंजीमों, प्रोविडेंट फंड, पावर प्लांट्स, ज़रात, डॉक्टरों और टीचरों की ट्यूशन से बनने वाली आमदन पर भी टैक्स आयद होगा। ताहम इनकम टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 6 कर दी जाएंगी, जबकि आइंदा बजट में 4 खरब 30 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। और इसके अलावा ये सब कुछ इसके अलावा है। मौजूदा माली साल के दौरान नाजरीन FBR का नजरसानी शुदा हदफ, उनका टारगेट, रिवाइज टारगेट 61 अरब रुपए था, कि जो अगले माली साल 11 खरब 55 अरब रुपए इजाफे के बाद 72 खरब 55 अरब रुपए हो जाएगा। वुज़रा की खुशियां एक जाने, मगर
सूरत हाल ये है कि महंगाई की शरह 10.2%, जारी खातों का खसारा -4%, बजट खसारा 6.9%, डेट टू जीडीपी 82% और जीडीपी 6 की बजाय IMF की अपनी पेशनगोइयों के मुताबिक 4% रहने की तवक्को है। ये जहन में रखिए, आइंदा हालात संगीन तर हो सकते हैं। नाज़रीन, जाते जाते एक और खबर की तरफ चलते हैं। सरकारी एयरलाइन का दर्जा रखने 60 से ज़ायद इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस और 18.6% मार्केट शेयर की हामिल एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। आज़ादी के फौरन बाद हिंदुस्तानी रियासत ने एयरलाइन के 49% शेयर्स रियासत के नाम करने के बाद 1953 में पूरी एयरलाइन ही खरीद ली थी और 1960 में एयर इंडिया एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने हमने देखा कि जेट इंजन के हामिल बोइंग 707 को अपने फ्लीट में शामिल किया। तकरीबन 70 साल तक मुनाफा बख्श एयरलाइन रहने के बाद एयर इंडिया खसारे में चली गई और इसकी निजकारी का फैसला कर लिया गया। मगर 13 सालों में तकरीबन $15 अरब बेल आउट पैकेजेस देने के बावजूद ना तो एयर इंडिया मुनाफा बख्श इदारा बन सकी और ना ही इसकी निजकारी की जा सकी। $4.4 अरब कर्ज की हामिल एयर इंडिया में सन 2000 से अब तक करप्शन, अकरबा पवरी और कमीशन लेने की दास्तान ज़बान ज़द-ए-आम है। यकीनन आप मुमासलत हमारी ही PIA से कर चुके होंगे। हमारी ही PIA जो इसी तरह ग्लोरीफाइड डेज के अंदर शुरू हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर उसने मिसाल कायम की थी और उसके बाद बदकिस्मती से 90 की दिहाई में और मुशर्रफ के दौर में खसारा ऐसा रहा कि जो बढ़ता चला गया है। बेल आउट पैकेजेस दर बेल आउट पैकेजेस, पाकिस्तान को भी फैसला करना पड़ेगा। हमें वाइट एलिफेंट बरकरार रखना है या वाकई बाकमाल लोगों की बेहतरीन सर्विस एक बार फिर बहाल करनी है। फैसला हमारा है। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।